वेलकम क्लास 11th। बेटा आज हम करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ना है। फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ठीक है, फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो क्या करता है? फ्लो करता है। तो देखो लिक्विड और गैसेस दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं? फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कैसे पता चले भाई डिफरेंस क्या है लिक्विड और गैस के बीच में? वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन फिजिक्स के टर्म में जब हम समझाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भैया लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड जो है वो कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है और उसका क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल यानी कि इसको तुम चारों ओर से दबा के इसको श्रिंक नहीं कर सकते, समझे? जबकि गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल है। और ऐसा क्यों है? लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, लास्ट के प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैसेस का अरेंजमेंट कैसा होता है? दे आर रैंडम मॉलिक्यूल, इधर उधर भागते हुए होते हैं ना, तो उनके बीच में लॉट ऑफ स्पेस होता है। इस वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं? स्क्वीज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट एक्सपेंड्स टू ऑक्युपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट। ठीक है, और कितना एक्सपेंड करता है? जितना इसको स्पेस मिल जाए उतने भी पूरे में क्या कर जाएगा? ऑक्युपाई हो जाएगा पूरे में गैस। ठीक है, ओके, आ जाइए। तो क्योंकि हमारा चैप्टर फ्लूइड है तो फ्लूइड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ लिक्विड की बात की है, गैसेस की बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो फ्लूइड्स हमारे पास, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड्स को जब हम स्टडी करेंगे दो तरह से हम स्टडी करेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स आएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स आएगा। बच्चे इसमें सारा का सारा ही आपके कोर्स में है, तो इतना यहां से या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर मैं इसके नोट्स जो आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी वहां से कर लेना। ठीक है, लेकिन वो लास्ट वीडियो में जाएगा इसके। ओके, तो फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स समझते हो ना, जो रुका हुआ, यानी कि फिजिक्स का वो ब्रांच जो उस फ्लूइड के साथ उस फ्लूइड्स की स्टडी करता हो जो किस पे है? रेस्ट पे है। ठीक है, अब इसके अंदर कैटेगरीज कौन कौन सी पढ़ोगे? पास्कल्स लॉ, हाँ याद आया, 6th-7th क्लास में पढ़ा था। यस, पास्कल्स लॉ, फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज। इनफैक्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब हम पढ़ते हैं तभी हम फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज पढ़ाते हैं कि कौन सी बॉडी डूबी रहेगी, कौन सी डूब जाएगी, कौन सी फ्लोट करेगी, है ना। तो सारा का सारा इसमें आ जाता है। एंड सरफेस टेंशन। ओके, अब दूसरा ब्रांच इसका कौन सा है? फ्लूइड डायनेमिक्स है। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम यानी फिजिक्स का वो ब्रांच जो किस चीज की स्टडी करवाएगा? फ्लूइड की जो किस में है? मोशन में है। ठीक है, फ्लूइड इन मोशन की स्टडी करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? बर्नौलीज थ्योरम आता है, काफी बढ़िया डेरिवेशन है इसका। ठीक है, क्योंकि सेकंड टर्म में हमारा डेरिवेशन आने वाला है, तो डेफिनेटली वी विल डू दैट। ओके, टॉरिसलीज थ्योरम है एंड विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन? इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। भाई फ्रिक्शन हमने पहले पढ़ा था ना, हाँ, तो ये विस्कोसिटी भी क्या है? लिक्विड लेयर के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ना, उसी का नाम दिया जाता है विस्कोसिटी। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत क्लियरली पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। ओके, अब आता है बेटा आपके पास दो शब्द आएंगे, एक है थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट, और एक आएगा प्रेशर। तो इसमें थोड़ा सा ना बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है, आप बड़ा ध्यान से समझिए। थ्रस्ट क्या चीज है? टोटल फोर्स एक्सर्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बहुत भारी हो गया। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, मान लो मेरे पास कोई जैसे ये मेरे पास वुडन ब्लॉक ही है। ठीक है, इस वुडन ब्लॉक के ऊपर अगर आप कोई कील यहां पे इंसर्ट करना चाहते हो तो यहां पे आप हैमर से इसको क्या करोगे? स्ट्राइक करोगे। स्ट्राइक करोगे तो ये क्या हो जाएगा? अपनी जगह से क्या आ जाएगा? अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स लगा वो कैसा फोर्स लगा? परपेंडिकुलर फोर्स लगा, है ना। कील के ऊपर जो फोर्स लगाया गया, हथौड़े से जो फोर्स लगाया गया वो कैसा था? परपेंडिकुलर। ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नहीं था, ऐसे ही तो आपने मारा होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो क्या है हमारे पास? हमने कहा कि जो टोटल फोर्स है, थर्स्ट क्या है हमारे पास? फोर्स ही होता है। फोर्स कैसा? फोर्स एक्सर्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्योंकि बस ये ध्यान रखिएगा, कैसा फोर्स होता है? जो सरफेस के ऊपर कैसे लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है ना। ओके, क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ठीक है, और प्रेशर क्या चीज होती है भाई? प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। भैया फोर्स अपॉन एरिया मत बोल देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। आप परपेंडिकुलर फोर्स की बात कर रहे हो तो आप परपेंडिकुलर फोर्स, हमने अभी भी क्या पढ़ा है, क्या होता है? थ्रस्ट। ओके, तो परपेंडिकुलर फोर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप थ्रस्ट बोल सकते हैं। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर, या फिर आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। ठीक है,
अब प्रेशर का आप यहां से देख रहे हैं, ये ना मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है यहाँ पे, मैंने अजीब सा लग रहा है, बाकी लिखा तो सही है वैसे। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, उल्टा उल्टा चलेगा। अभी और इसको और डिटेल करते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स यानी किसमें मेजर करेंगे, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल। इनको जिस साइंटिस्ट ने मतलब प्रेशर के बारे में जिन्होंने बताया था उसी के नाम पे इसकी यूनिट है पास्कल, जैसे न्यूटन साहब की है ना ठीक है, ओके। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल डिफाइन करोगे 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। कुछ और यूनिट्स भी हैं जो न्यूमेरिकल निकालने में बड़ी मदद करेंगी आपकी, ठीक है। कई बार न्यूमेरिकल इन यूनिट्स में भी पूछा जा सकता है, जैसे 1 ATM। अरे एटीएम का मतलब सुनते ही पैसे मत सोचा करो। एटीएम क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कितना, 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे तो ये यूनिट ना, ये जो वैल्यू है आपको पेपर में दिया हुआ होगा, नहीं भी दिया होगा तो बेटा इतना याद रख लेना, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। फिर आता है बार, 1 बार इज इक्वल टू 10⁶ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने सीजीएस की टर्म में लिखा है, सॉरी, ये मैंने सीजीएस की टर्म में लिखा है, ओके, सीजीएस यूनिट की टर्म में। और अगर एसआई की टर्म में करोगे तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके जी। सेंटीमीटर का मीटर हो गया ना, हाँ, इसी में गड़बड़ हो गया ना, हाँ। तो इसके बाद आता है 1 टॉर, ठीक है। 1 टॉर यानी 1 mm ऑफ Hg। अब ये मत बोलना मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर का बताओ, है ये तो आपको पता ही होगा ठीक है, इतना कर लेना, ओके। सो अब हमें ये प्रूफ करना है। यूनिट्स हो गई सारी क्लियर, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, यहां से लर्न कर लेना। बस ये बार और टॉर वाला ज्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल में देखा जाता है, ठीक है, ओके। तो आ जाइए, अब हमें ये प्रूफ करना है कि लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ अ कंटेनर एट एवरी पॉइंट, ठीक है। वैसे तो मैं पास्कल आगे जाके करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देख लीजिए, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करने को मिल सकता है कि जो लिक्विड है, और हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यानी कि लिक्विड को किस में लेके चल रहे हैं, रेस्ट में लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे तुमने ग्लास में पानी भरा, अब वो पानी भाई तुम उसको अगर शेक नहीं करोगे तो मूव नहीं होने वाला ना भैया, और वो भी कहाँ रहेगा, ग्लास के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिक्विड को किस स्टेट में लिया, इक्विलिब्रियम में लिया, और हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंटेनर। यानी जो भी कंटेनर है ना, उस कंटेनर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। लिक्विड क्या डालेगा, फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। कंटेनर के चारों ओर किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नई बात समझ में आई। मान लो ये कंटेनर है, अब यहाँ पे सारा लिक्विड है, तो लिक्विड यहाँ पे चारों ओर क्या डालेगा, परपेंडिकुलर फोर्स डालेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है आपको समझाने के लिए, देख लीजिएगा, ठीक है। मान लो कि एक लिक्विड हमने एक वेसल लिया, इसके अंदर हमने कोई लिक्विड लिया, और इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट पे ले रहे हैं, ठीक है, नो मोशन, ओके। नाउ कंसिडर लिक्विड exert a force F on the bottom surface in inclined direction। अच्छा, मेरे को तो प्रूफ करना है ना परपेंडिकुलर, तो मैं परपेंडिकुलर फोर्स तो लेके चल नहीं सकती। मैंने कहा कि मान लो मैंने O पॉइंट को लिया, और O पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसा इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, ऐसा तिरछा फोर्स। भैया अगर ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, O भी, ओके। अब कोई फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो याद आ रहा है मैंने स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर करवाया था, है ना। तो ये क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन निकल जाएगी भैया, ये एक्शन, ये क्या है, रिएक्शन, आर हो गया। एक मेरा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक, ठीक है, ओके। सो अगर ये थीटा बना रहा है तो इस कंपोनेंट का नाम क्या जाएगा, आर कॉस थीटा, समझे कि नहीं। और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ओके। जरा आर कॉस थीटा लेके बात करो। आर कॉस थीटा अगर हम बोलते हैं बेटा जी, आर कॉस थीटा, चलो इस पे बात करते हैं। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई ओ जो पॉइंट है, यहाँ पे जो लिक्विड है उस पे अगर इस तरह से फोर्स लग रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो कैसा फोर्स हुआ वो, टेंजेंशियल, राइट। कैसा फोर्स हुआ, टेंजेंशियल। और हमें पता है कि लिक्विड इस वाले फोर्स को, टेंजेंशियल फोर्स को बहुत देर तक नहीं झेल पाएगा। यानी कि ओ पॉइंट पे जो लिक्विड है, अगर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो फ्लो करना चाहिए, है ना। किस डायरेक्शन में, आर कॉस थीटा की डायरेक्शन में। यहां वाला लिक्विड क्या करना चाहिए, फ्लो करना चाहिए। भाई लिक्विड जो है वो आप इस पे इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ये क्या लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स। भाई ये कंपोनेंट है,
ये फोर्स था, ये रिएक्शन है, ये क्या रिएक्शन क्या है, रिएक्शन भी तो फोर्स है। अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ओ पॉइंट पे जो लिक्विड है और फोर्स अगर इधर लग रहा है तो ओ पॉइंट वाला जो लिक्विड है वो इधर की तरफ फ्लो करना चाहिए, लेकिन लिक्विड तो हमारा किस में है, रेस्ट पे। तो यानी ये क्या नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा, यानी आर कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, है ना जी। आर तो 0 हो नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है। तो बचा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। यस, बात आ गई समझ में। यानी कि लिक्विड हमेशा ही फोर्स डालेगा कंटेनर के, पूरे कंटेनर पे, जो जिस भी कंटेनर पे आपने ले रखा है, लिक्विड हमेशा कैसे फोर्स डालेगा, जो भी कंटेनर है उस पर परपेंडिकुलर फोर्स डालेगा। क्लियर होती है बात बेटा, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लो बेटा जी। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैंने 2-3 ही लिखे हैं जो डेली मर्रा की जिंदगी में आपको दिखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, जो पिन्स होती है, जैसे ऑल पिन वगैरह होती है ना, या नेल्स होती है, कील, है ना। पिन्स एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड। कभी देखा है भैया, कोई भी सुई वगैरह है ना, या कील है, तो उसके सामने इस तरह से पॉइंटेड एंड होता है, यानी कि काफी तीखा होता है, काफी नुकीला होता है, राइट। तो यहां से अगर मान लो ये पॉइंट में हटा देती तो ये कैसा हो जाता, ब्लंट, यानी इस तरह से फ्लैट हो जाता। अब इसको अगर तुम किसी लकड़ी के ऊपर इस तरह के कील को तुम अगर इंसर्ट करवाना चाहोगे तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पॉइंटेड है तो कम एरिया होगा। अभी भी मैंने क्या कहा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तो ये जितना नुकीला होगा उतनी आसानी से ये क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। अगर ये नुकीला नहीं हुआ तो आसानी से इंसर्ट नहीं होगा। ओके, अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट वन। इतना बढ़िया एग्जाम्पल है भैया। कभी किचन में जाओ और आप ऐसा कोई चाकू उठा लो जिसपे धार ना हो, है ना, और उससे काटने की कोशिश करो। एक्चुअली क्या होता है, क्या होगा, ब्लंट से काटने की कोशिश करोगे तो कटेगा ही नहीं, आड़ा तिरछा कटेगा और वो शार्प कोई अजीब सा शेप बन जाएगा। होता है कि नहीं, आसान नहीं होता काटना, ठीक है। अगर शार्प नाइफ है तो यू कैन इजीली कट डाउन। क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाला जो सरफेस एरिया है ना, जहां से तुम काटने की कोशिश करते हो, है ना, वो अगर ब्लंट हो जाए तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा, और वो इजीली कटना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपको प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, इसी तरीके से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने कहा ना 2-3 मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन अ सैंड वाइल अ कैमल वॉक्स इजिली ऑन द सैंड। भाई, एक ऊंट तो बड़ी आसानी से रेत पे गुजर जाता है, लेकिन एक आदमी अगर रेत पे चलने की कोशिश करेगा तो उसके पांव क्या हो जाता है, धस जाता है। होता क्या है, देखो, जो ऊंट भाई साहब है, ऊंट इनका जो पैर का पंजा होता है वो काफी बड़ा होता है, और ह्यूमन बीइंग का कंपैरेटिवली क्या होता है, काफी कम। तो इसका एरिया ज्यादा होने से, पांव के पंजों का एरिया ज्यादा होने से इजीली चल पाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर कम लगेगा और वो अंदर की तरफ कम धसेगा। जबकि कम एरिया होने की वजह से, हमारे ह्यूमन फीट का एरिया जो है वो कम होने की वजह से, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर मिट्टी में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और उसके अंदर हम क्या हो जाएंगे, धस जाएंगे। ओके बेटा, इतना करके रखिएगा। नेक्स्ट बढ़िया वाली चीजें हम आगे करने वाले हैं। ओके, बाय बाय।